अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर आज हमारा गालबन 18 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है गालबन और इसके पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज सेट हमारे पास सेट 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं 2BC, CA एंड BA। 3 फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं 2BA, CA और BA। ये एक्ट कर रही हैं अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ABC की साइड्स के अलोंग एक्ट कर रही हैं। हमने ये शो करना है कि उनका रिजल्टेंट जो है DE के इक्वल है, ठीक है। और D मेरे पास क्या है, ये D जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC और E को, ठीक है। इज अ पॉइंट ऑन दी CA सच डैट CE, यानी ये कंडीशन हमने बेसिकली तौर पर फाइंड करनी है। C इज इक्वल टू 1/3 टाइम ऑफ इसके मेरे पास CA के। और दूसरा ये है कि हमने ये शो करना है कि रिजल्टेंट जो मेरे पास है, यानी ये कंडीशन गिवन है मेरे पास C इज इक्वल टू 1/3 CA के, और जो रिजल्टेंट मैंने निकालना वो मेरे पास कितना होना चाहिए, 6DE के इक्वल होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बना लेते हैं डायग्राम और उसके बाद आगे इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास मौजूद है। फोर्सेस मेरे पास 2BC, CA और BA मौजूद है, ठीक है। हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है जो कि कितना आना चाहिए हमारे पास 6CE के इक्वल, DE के इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम इसके डायग्राम बना लेते हैं। फिर यहाँ पर बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे लैम्डा म्यू थ्योरम, ठीक है। लैम्डा म्यू थ्योरम क्या कहता था, याद हो किसी को? लैम्डा म्यू थ्योरम ये कहा करता था हमारे पास कि ये आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड का। अब हमने क्या करना है, इस साइड का हाफ करना है, ठीक है। जब इस साइड का, पहले तो इसके हिसाब से हाफ चेक करते हैं ना, ठीक है। यानी AB एक फोर्स बनेगी, AC एक फोर्स बनेगी, ठीक है। जबकि दूसरा जो मेरे पास पॉइंट बनेगा वो ये लाइन मेरे पास बनेगी जो उनको सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं D का। ये बात आ गई। अच्छा जी, तो मजीद ये कि ये मेरे पास रेशो बनेगी 1:1, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा जी, तो ये जो टोटल वैल्यू बनेगी वो मेरे पास कितनी होगी, 2 टाइम ऑफ BC के जो फोर्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है। उसका 1 इधर और 1 इधर, तो मेरे पास टोटल 2 टाइम ऑफ BC हो गया। अब इस साइड को मैं ड्रा कर लेता हूँ कुछ इसके ऊपर इस तरीके से, ये आगे बात, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोग लैम्डा म्यू थ्योरम लगाएं। अच्छा, ये बात भी आप लोग बेहतर जानते हैं कि इसकी रेशो मेरे पास BA की जो रेशो है वो 1 है, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह जो CA की टोटल रेशो है वो मेरे पास कितनी है, 1 टाइम ऑफ CA, ये भी गिवन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर वाजे कर दिया था कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 2BC है और CA भी के लिए यानी 1CA है, और BA भी मेरे पास कितनी है, 1 टाइम ऑफ BA ही है। क्लियर होगी बात? इस पॉइंट को हम नाम देते हैं किस चीज का, E का नाम देते हैं। D तक पहले दे चुके हम, इसे हमने क्या नाम दे लिया, E का नाम दे लिया। क्लियर है? अब जरा याद करें कि लैम्डा म्यू थ्योरम क्या हुआ करता था। लैम्डा म्यू थ्योरम ये हुआ करता था कि यहां से लेकर ये रेशो मेरे पास 1 निकलेगी, ठीक है। जबकि इसके बिल्कुल सामने ये रेशो बन जाएगी 2 टाइम ऑफ किसके, 2 निकलेगा, यानी ये 1:2 मेरे पास हो जाएगी। एक बात ये होगी। अच्छा जी, तो सारी की सारी फोर्सेस का सम कर लेते हैं। यानी हमने कुल मिला के अभी जो काम किया है वो ये चीज़ शो करवाई है कि इन साइड्स की रेशो को शो करवा रही है कि ये किस किस रेशो में डिवाइड की हुई है,
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब ये मजीद आगे कर लेते हैं, इस साइड की रेशो लेने का मकसद हमने क्यों नहीं रेशो ली इसकी। ठीक है जनाब, एक बात याद रखिएगा कि उसने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने कही है, उसने यही कहा था कि शो डैट देयर रिजल्टेंट इज 6 DE, तो हमने वो DE 6 रेशो बनाना था, जबकि उसने कंडीशन हमारे पास ये लगा दी थी कि वे D बाइसेक्ट, D जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसे, BC वाली साइड को। ठीक है, अच्छा जी, और दूसरी बात उसने ये कही कि E इज अ पॉइंट ऑन C, इसलिए मैंने इस साइड पर ये बाइसेक्शन किया, इस तरफ शो नहीं करवाया, क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये बात कर रही थी। और मजीद उसने ये बात कही कि C, यानी हमने जो असल जो हमारी वैल्यू मौजूद है वो CE की रेशो, उसने कहा है कि 1/3 टाइम ऑफ किसका, CA का होगा, यानी CA की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/3 टाइम ऑफ इसका हमारे पास, यानी इसका मतलब है कि टोटल रेशो मेरे पास 1+2 की बनेगी। ठीक है, अगर 1+2 की बनेगी तो हमारे पास 1/3 टाइम ऑफ CA निकलेगी ना ये वैल्यू, कि ये असल का कितना है, 1/3 टाइम। क्लियर। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर क्या कर लिया कि इसे 1:2 के हिसाब से, और मजीद ये कि लैम्डा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग भी मैंने इसे कुछ इस तरह ही शो करवा लिया, और मजीद इसके सामने ये वाली साइड और इसके सामने ये मेन साइड आ जाती है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब इनका रिजल्टेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास फिर सोल्यूशन में हम कर लेते हैं 2BC, यानी तमाम फोर्सेस का सम ले लेते हैं, 2BC प्लस CA, और तीसरे नंबर पे मौजूद मेरे पास है BA। अच्छा जी, तो क्या आ जाएगी फिर इनकी वैल्यू मेरे पास, 2BC तो वैसे के वैसे ही एक आ गई, दूसरी माइनस, इनको ज़रा इनका ऑर्डर रिवर्स कर लें, तो नेगेटिव साइन बाहर कॉमन दोनों का, तो अंदर आ जाएगा AC प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, AB निकल आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो 2BC तो वैसे का वैसे ही हम लिख लेते हैं, माइनस, हाँ जी, तो AC प्लस AB, AC प्लस AB जो है ये रेशो बन रही है, यानी सेंटर वाली लाइन बन रही है सीधी, तो ये किसके इक्वल होगी मेरे पास, ये दोनों 1:1 की रेशो में, ये सारी साइड 1 रेशो है। ठीक है, और ये भी क्या 1 टाइम ही है। अब ये बात याद रखना कि ये जो डिवीजन हुई है ना, ठीक है, ये डिवीजन हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की हुई है, जबकि जो गिवन है फोर्सेस के लगने का जो तरीकाकार है वो हमने ये शो करवाया जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। इसलिए यहाँ पर हमें किसी बात दो राय की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 1 2 मौजूद है तो हमने सिर्फ 1 कैसे कह लिया। ठीक है, तो ये पहले से गिवन है कि इस साइड पर फोर्स इतनी लग रही है, जबकि इस साइड पर इतनी लग रही है, इस साइड पर इतनी फोर्स लग रही है, तो 2BC तो हमने वैसे का वैसे छोड़ दिया क्योंकि ये साइड के लोग लग रही है। तो बाकी मेरे पास लैम्डा म्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग 1BA और 1CA मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आए, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1AC, उसी यानी पैटर्न से हम लिखना चाह रहे हैं, और दूसरा आ जाएगा 1AB मेरे पास निकलेगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया फिर जनाब 2BC माइनस, हाँ जी, तो 1:1 नहीं है, तो लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा म्यू थ्योरम क्या करता है, लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, लैम्डा प्लस म्यू इनटू उसकी जो थर्ड साइड मेरे पास मौजूद है वो कौन सी होगी, AD वाली मौजूद होती है, तो ये आ जाएगी 1+1। ठीक है, तो ये आ जाएगी मेरे पास AD निकल आएगी। क्लियर है बात। अच्छा जी, तो ये आगे हम बात कर लेते हैं अब, तो ये हो गया 2BC माइनस 2 टाइम ऑफ AD निकले वैल्यू, 2 दोनों में कॉमन है तो वो भी कॉमन लेने, तो 2 इंटू BC माइनस AD निकल आएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया 2। अच्छा जी, अब फिर एक बार डिवीजन को जरा देख लें। अब डिवीजन किस तरह की मेरे पास है, DC प्लस, अब ये डिवीजन, ठीक है, DC और दूसरा मेरे पास कौन सा है, DA, और सेंटर अब की बार ये बन रहा है, तो 2DC प्लस 1 टाइम ऑफ DA हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, अगेन हम लगा रहे हैं बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। जब लैम्डा म्यू थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 टाइम, यही बात होगी। ठीक है, अब की बार मेरे पास कौन सी है, DE बन जाएगी, तो ये आ गया DE हमारे पास आ गया। क्लियर होगी बात। तो 2 + 1 3 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, DE के इक्वल मेरी ये
फाइनल वैल्यू होगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये मेरे पास 6DE क्या आना चाहिए, इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 6DE के इक्वल होना चाहिए। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। चलो ध्यान दो। अच्छा जी, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर्सेस PQR एक्ट अलोंग द साइड्स BC, C एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यानी आपके पास उसने फोर्सेस की क्या की है, हमें जिन साइड्स के अलोंग लग रही है वो साइड्स भी उसने बता दी है। ठीक है। अच्छा जी, कहता है कि फाइंड द कंडीशन, एक नंबर पे ये फाइंड करें कि कंडीशन फाइंड करें। क्या कंडीशन है कि दैट देयर रिजल्टेंट इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एक बात ये होगी, उसने बात यानी नंबर 1 पे ये बात कर ले कि वो कंडीशन फाइंड करें कि जिसमें रिजल्टेंट जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल हो। ठीक है, और दूसरी बात उसने कहा है कि फाइंड द डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका क्या फाइंड करें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें, उस कंडीशन का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद आगे बात कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब लें जी, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इस साइड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि फोर्सेस की कुछ डायरेक्शन के वाले से बात कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्सेस के, पहले कॉर्नर चेक कर लेते हैं, A, B और तीसरा कॉर्नर मेरे पास मौजूद है C। फोर्स P लग रही है इस साइड पर, CA के लॉन्ग लग रही है Q, और इस साइड के लॉन्ग लग रही है R। अब याद रखिएगा ये बात कि अगर उसने साइड की लेंथ नहीं ना दी तो फिर वही जो जर्नलाइज हम पहले बातें करते आ रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेंथ की बात कर लेनी है। ठीक है, यानी इस साइड की फिर लेंथ मेरे पास क्या आएगी, A के बिल्कुल अपोजिट है तो A, B के बिल्कुल अपोजिट है तो ये B, इसी तरह ये क्या होगी मेरे पास C निकलेगी। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब मजीद आगे बात करते हैं रिजल्टेंट के हवाले से। याद होगा एक पीछे भी हमने एक क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह की फोर्सेस को ड्रा किया था। ठीक है, तो इससे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट R1 का, क्योंकि R यहाँ पे मौजूद है तो ये तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट है जो कि पॉइंट A पर लग रहा है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, याद रखिएगा जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा, लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा, C एंगल आएगा। क्लियर होगी बात? इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो टोटल एंगल बनता है कितना, 180 का। ठीक है, कितना एंगल बनता है, 180 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दो ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, लिहाजा इतना पोर्शन तो अंदर से निकल जाएगा, इतना पोर्शन अंदर से निकल जाएगा, किस में से, 180 में से। तो लिहाजा इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा टोटल मेरे पास फिर 180, यानी टोटल जो एंगल इस पॉइंट पर यहां से लेकर के यहां तक बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस A। क्या क्लियर होगी बात? के रिपीट करूं इस बात को? यस सर, यस। अच्छा, तो मैंने ये बात कही अभी हमारे साथ कि पहले तो बात मैंने ये कही कि यही साइड क्योंकि आगे एक्सटेंड हो रही है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो यहाँ पर एंगल C ही बनेगा। दूसरी बात मैंने ये कही कि यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, एंगल A ही बनेगा जो कि यहाँ पर बनेगा, क्योंकि टू ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दो ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मजीद हमने बात आगे ये कही कि भाई ये रिमेनिंग एंगल निकाल दो इस लाइन का और बाकी एंगल कितना है, 180 माइनस A मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंगल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात जी? ठीक है, अच्छा जी, तो हम अब लिखते हैं यहां पर लेट R1 बी द रिजल्टेंट। R1 हमारे पास रिजल्टेंट है किसका, ऑफ फोर्सेस Q एंड R एक्टिंग। याद रखिएगा मैं फोर्स P वाली की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जनाब ये इसकी बिल्कुल एंटी पैरेलल है। ठीक है, एक्टिंग एट पॉइंट A, और मजीद ये कि हमने किसी एक पॉइंट पर लगने वाली फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो P तो वहां पर लग नहीं रही, इसलिए हमने फिर शो करवा दिया कि सिर्फ Q और R ये जो कि पॉइंट A पर एक्ट कर रही है, एक्टिंग एट पॉइंट A। ठीक है,
पैरेलल टू बी सी, इस साइड के बिल्कुल पैरेलल है। क्लियर होगी बात। देन अच्छा जी, अब हम यहां से निकालते हैं tan सी की वैल्यू। tan सी किस चीज के कुल होगा। इसके दो बातें हैं। एक तो वो जो पहला प्रूफ है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालने का जो तरीकाकार है, yes. उस वैल्यू को याद कर लो आप डायरेक्ट, जो ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। ठीक है, वहां पर भी हमने यही वैल्यू की बात की थी। और मजीद ये कि सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहां पर ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा जनाब, ये तो आ गया मेरे पास, यानी अगर आप इनडायरेक्ट लफ्जों में आप इसे सिर्फ यहां पर ही क्लियर करना चाह रहे हो कि ये भाई यहां पर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, चलो वो तो जनरलाइज रिजल्टेंट हो गया ना, कि हम वो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, चलो जी ठीक हो गया। ठीक है, तो यहां पर जनाब बात ये हमारे पास मौजूद है कि एक से ज्यादा फोर्सेज मौजूद हैं। जब एक से ज्यादा फोर्सेज मौजूद हैं तो फिर हमें हर फोर्स के लिहाज से वैल्यू को चेक करना होता है। yes, ठीक है, इसलिए फिर ये एक कंप्लीट प्रूफ बनता है। yes, ठीक है, कि हम उस प्रूफ को पहले चेक करें, क्योंकि अगर कोई एक सिंगल फोर्स हो ना, उसका परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड कर दो तो हमारे पास tan की वैल्यू निकल आती है। अब यहां पर क्या है कि मेरे पास एक से ज्यादा फोर्सेज मौजूद हैं। जब फोर्सेज एक से ज्यादा मौजूद हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, आएगा तो एक सिंगल फोर्स। लेकिन जब हम उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से उसे चेक करेंगे, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वहां पर फिर क्या होगा, हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज करने से मुराद ये है कि वहां पर इसकी वैल्यू जो होगी डिफरेंट हो जाएगी। किस लिहाज से, क्योंकि हर की फोर्स का कंपोनेंट जो है जरूरी नहीं कि वो उसी के, देखो एक बात है कि मैं ये बात करता हूं क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं इसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहूं तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होती तो फिर तो समझ आता था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहां पर ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वो पूरा एक प्रूफ हमने किया हुआ है कि अगर दो फोर्सेज जो कि सब एंगल थीटा एक दूसरे के साथ बना रही हो तो उनका जो रिजल्ट निकलता मेरे पास, उसकी वैल्यू फिर हमने चेक की हुई है। तो वो कोशिश कीजिए आप फिर उसी को अच्छे तरीके से याद कर लो। आर साइन ऑफ थीटा आता है ऊपर और बटे में आता है क्यू प्लस आर काज ऑफ 180 डिग्री माइनस ए मेरे पास निकला थी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो अब जरा से थोड़ा आर साइन ऑफ 180 माइनस ए किसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा क्यू माइनस, क्योंकि 180 डिग्री माइनस से सेकंड क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो आर काज ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास, ए निकल आएगी वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ गया मेरे पास tan ऑफ सी निकल आया। अब इसे जरा थोड़ा सा आप इस तरह लिख रहे साइन सी ओवर काज ऑफ सी इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू माइनस आर काज ऑफ ए मेरे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, बट लॉ ऑफ साइन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर जो लॉ ऑफ साइन लगता है वो ये कहता है कि हर साइन, यही लॉ होता है, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी मेरे पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे पास सी ओवर काज, यानी कंपेयर कर लेते हैं इसे और इसे, इन दोनों को, तो साइन सी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन सी के लिहाज से मेरे पास ये दो वैल्यू आपस में कंपेयर हो जाए, तो ये निकल आएगा सी साइन सी, तो साइन सी क्योंकि कंपैरिजन में आ गया तो सी काज ऑफ सी मेरे पास बच जाएगा, सी ओवर काज ऑफ सी इज इक्वल टू आ जाएगा किस चीज़ के, आर ए ओवर, क्यों साइन ए किसके साथ हो गया कंपेयर, साइन ए के, तो बाकी क्या बच गया, ए हमारे पास बच गया, तो आर ए ओवर क्यू माइनस आर काज ऑफ ए वैसे का वैसे आ गई। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो इसे ज़रा थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर ले, तो सी क्यू माइनस आर सी काज ऑफ ए इज इक्वल टू आर ए काज ऑफ सी मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो क्यू सी मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, ये उस तरफ उठा करके ले जाएं तो आर दोनों में कॉमन है, तो आर आप कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा सी काज ऑफ ए प्लस ए काज ऑफ सी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, बट लेकिन बाय द प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन आप लोगों को याद होगी, हमने जो काज के मजीद फार्मूले हम आगे मजीद चेक करने के लिए करते हैं सॉल्व, एक साइन क्लास से जो यूज करते हैं वो बी इज इक्वल होता है सी काज ऑफ ए प्लस ए काज ऑफ सी मेरे पास इसकी
वैल्यू होती है। तो ये हमने सारी की सारी पहले भी पढ़ी हुई हैं, क्लियर है बात। अच्छा ये तो देन मेरे पास फिर क्यू सी क्या निकल आएगा, क्यू सी इज इक्वल टू आर, और ये सारे का सारा किस चीज़ के इक्वल आ गया, बी के। तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू सी ओवर बी मेरे पास निकल आएगा। तो ये क्या आ गई मेरे पास, इज द कंडीशन दैट द रिजल्टेंट, ठीक है, पैरेलल टू, यानी रिजल्टेंट मेरे पास किस चीज़ के पैरेलल आ गया, बी सी के। तो यही एक वजह थी जिस वजह से मैंने बी सी वाली फोर्स की शो करवाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स के ऊपर ही आ गया। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ क्यू एंड आर। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वही तरीकाकार जो पुराना है, आर स्केयर आर वन मौजूद है इज इक्वल टू क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस 2QR, क्योंकि यही दो फोर्सेज थी, दूसरी तो उसके पैरेलल ही थी पहले, 180 माइनस ए। तो ये कंडीशन जरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, वही जो थ्योरम किया वही ना लगा दीजिएगा, काज ऑफ अल्फा या काज ऑफ थीटा जो थी। तो ये आ जाएगी क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर, फिर ये हो जाएगी माइनस 2QR हो जाएगी, ठीक है, और साथ आ जाएगा काज ऑफ ए वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, तो R1 का स्केयर इक्वल टू आ गया क्यू स्केयर, आर की वैल्यू जबकि क्यू सी ओवर बी मेरे पास आई, तो ये आ जाएगा क्यू स्केयर सी स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस 2QR की वैल्यू फिर लगा देते हैं, क्यू सी ओवर बी इंटू काज ऑफ ए मेरे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो यहाँ से R1 का स्केयर निकल आएगा हमारे पास क्यू स्केयर ओवर बी स्केयर, कॉमन ले लें सारी में से, क्यू स्केयर और बी स्केयर, क्योंकि इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो बाकियों के साथ जिसके साथ नहीं मौजूद तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्केयर, क्योंकि हमने क्यू स्केयर और बी स्केयर लिया, ठीक है। तो जिसके साथ मौजूद है बटे में मौजूद है, इसके बटे में, तो ये बच जाएगा मेरे पास सी स्केयर अकेला, इसके बटे में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी स्केयर आ जाएगा क्यू स्केयर और बी साइड पे आ जाए, तो ये निकला है मेरे पास बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2BC काज ऑफ, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। बट मेरे पास ए स्केयर बराबर होता है, किसी ने अगर 10वां चैप्टर पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर FSC पार्ट 1 का, तो वहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं, माइनस 2BC काज ऑफ ए, ठीक है। तो ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2BC काज ऑफ ए, चैप्टर नंबर 12 के अंदर गालबन मौजूद है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से R1 का स्केयर इक्वल टू आ गया क्यू स्केयर और बी स्केयर, और सारे की जगह पे मेरे पास आ जाएगा क्या चीज़, ए स्केयर। तो R1 मेरे पास ये रिजल्टेंट निकल आया, फिर क्यू ए और बी निकल आया। तो ये मेरे पास क्या है, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, नो द मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्सेज तो 3 लग रही थी, ये तो रिजल्टेंट निकला क्यू और आर का, फोर्सेज हमारे पास 3 है। तो नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट का, वो क्या निकल आएगा फिर, ऑफ द गिवन फोर्सेस, ऑफ द गिवन फोर्सेस, वो कितनी फोर्सेस हैं, ऑफ द गिवन 3 फोर्सेस, तो वो मेरे पास निकलेगा P माइनस R1 इज इक्वल टू P माइनस क्यू ए ओवर, क्योंकि वजह क्या है मैंने P में से माइनस क्यू किया है, क्योंकि जनाब वो रिजल्टेंट उन दो फोर्सेस का क्यू और आर का, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा था, तो उन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के इक्वल आ रहा था, इसलिए मैंने क्या कर दिया फिर P में से इन दोनों साइडों से माइनस कर दिया। तो ये वो मेरी फाइनल कंडीशन थी जो कि हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यहाँ तक ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से रिवाइज करें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चले जाएं चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।